उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर के आवासीय भवन के प्रथम तल पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने दोनों के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके द्वारा दिए गए योगदान को अविस्मरणीय करार दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बापू और शास्त्री जी के सपनों को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशिष्ट पूजा अर्चना की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि गोरखनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने ये प्रार्थना की कि संपूर्ण विश्व में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां के वो महंत भी रहे हैं और इस दौरान पूजा अर्चना उन्होंने की है। वहां पर उनके साथ कई साधु संत भी इस दौरान वहां पर रहे हैं। पूरे देश भर में विजयदशमी का जो त्यौहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में भी ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और विशेष तौर पर इस पूजा अर्चना के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभी की सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद दरगाह ए आला हजरत मियां तौसीफ रजा खान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी कार्रवाइयों को तुरंत रोका जाए और गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस की दबिश और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की है। वहीं मियां तौसीफ रजा खान ने कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है और ये दरबार दरगाह का फरमान है। नज़र ख़ानदान आला हज़रत के तमाम अफराद ने ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां क़ाज़ी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और ख़ानक़ाह रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये ख़ानदान के तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है। पुलिस की मनमानी दबिशों को फ़ौरन रोका जाए। बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए। बिलडोज़र कार्रवाई भी फ़ौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं। इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर तो आपने बयान सुना, किस तरह से बयान दिया गया है। बरेली में बवाल के बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद जो ये बयान सामने आया है तौसीफ रजा खान का, इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर इस मामले को गर्म कर दिया है। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं इस समय। रमेश आनंद हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, बरेली बवाल के बाद तमाम तरह की चीजें हुई, घटनाक्रम हुए, लेकिन अब ये एक नया बयान जो सामने आया है जिसमें जो तौसीफ रजा खान है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनको रिहा करने की भी वो बात कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने और कहा है कि अपडेट इस पूरे मामले में?
संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। जो बयान सामने आया है, तौसीफ रजा खान ने कार्रवाई को रोकने की मांग भी की है और इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बातें इस पूरे मामले को लेकर के कही हैं। पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम बरेली में देखने को मिला था, उसके बाद इस पर कई तरह के राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, लेकिन अब जो ये ताजा बयान सामने आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके लिहाज से भी मामला बड़ा संवेदनशील है और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इस पर जो कार्रवाई की गई उसके बाद ये बयान सामने आया है। रमेश आनंद एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ बयान सामने आया है? तौसीफ रजा खान का कहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जी, मैं बता दूं, तौसीफ रजा के भाई ने आला हजरत में यहाँ पे मीटिंग की, उनके खानदानियों ने सारों ने मीटिंग की। उसके बाद में उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो बेगुनाह मुसलमानों को उठा रही है और बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं कि जो भी बेगुनाह लोग हैं उन लोगों को ना उठाया जाए। उसके लिए उन्होंने प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी है, जिससे वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी रमेश, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बरेली बवाल के बाद भी तमाम तरह के एक्शन पुलिस के द्वारा लिए गए। आज भी संभल और इन तमाम जगहों पर बुलडोजर का एक्शन वहां पर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ ही बयान सामने आना। क्या जो बाकी के जो प्रमुख उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बरेली के जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, क्या सभी की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए या फिर एक दो बयान ही ऐसे देखे गए हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये तौसीफ रजा है जो तौसीफ रजा के भाई हैं और आला हजरत के खानदानी इन्हीं लोगों ने ये फतवा जारी किया है कि इन बेगुनाह लोगों को ना उठाया जाए और ये बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। इसमें और किसी मुस्लिम जो दल में किसी में शामिल है, उन लोगों का किसी का भी यहाँ से बरेली से ध्यान नहीं आया। फिर सिर्फ ये तौसीफ रजा के भाई तौसीफ रजा है जो उन्होंने ये प्रशासन से मांग की है कि बेगुनाहों को ना उठाया जाए, उनको छोड़ दिया जाए और जो दबिश की कार्रवाई रोकी जाए। बुलडोजर जो आपने चलाया उसकी कार्रवाई रोकी जाए और देखा जाए कि जो आप बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है उन लोगों पर रोक लगाई जाए। जी रमेश, इस बयान के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों की तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक तो यही मुद्दा चल रहा है। उसमें कानपुर के मामले में जो ज्ञापन सौंपा था उससे ये मुद्दा उठा था आई लव यू मोहब्बत का, जो 26 सितंबर जुम्मे की नमाज हुआ था। तौसीफ रजा ने उसका ज्ञापन देने की कोशिश की थी, जिसको राष्ट्रपति को उनको ज्ञापन देना था, मगर इसकी प्रशासन ने जो स्वीकृति मना कर दिया तो उन्होंने उससे इन मोमडनों ने जो था वो लाठीचार्ज वो पत्थरबाजी कर दी, जिसमें एसिड के बम भी फेंके गए। फिर आज तक अभी तक तो और किसी राजनीतिक नेता के तरफ से ये बयान नहीं आया है कि इस पे कार्रवाई रोकी जाए, मगर ये आला हजरत के खानदानी हैं जो सारे, उन लोगों का एकजुट होकर मीटिंग करके उन्होंने ये बात प्रशासन से रखी है। तौसीफ रजा उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि ये सारी कार्रवाई रोकी जाए। ऐसा कोई राजनीतिक बयान और किसी मुस्लिम दल से और किसी से ये बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, और किसी का कोई बयान फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश आनंद, फोन लाइन पर बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे थे कि जो ये बयान सामने आया है तौकीर रजा के भाई ही हैं एक तरीके से तौसीफ रजा खान, और इन्हीं की तरफ से बयान सामने आया है जो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है उसको रोकने की बात उन्होंने की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गाजीपुर में मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े गजल होटल की सील की गई 6 दुकानों का ताला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोल दिया गया है। इन दुकानों को साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया था, जिसके बाद अब दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसके बाद तहसीलदार सदर की मौजूदगी में दुकानें खोली गई। वहीं कोर्ट के निर्देशानुसार दुकानदारों को किराया सरकारी कोष में जमा कराना होगा। और आज नवरात्रि का महीना चल रहा है और उस नवरात्रि महीने में डबल खुशी हुई है। कल उमर अंसारी की रिहाई हुई है और आज गजल होटल में जो दुकानें सील हुई थी गंगस्टर में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश किया हुआ है, जो आज प्रशासन ने आज दुकान खोल दिया है। आज की जो दुकानें हैं वो कितने सील हैं और कितनी खोली जा रही है? देखिए, दुकानें इसमें 15 थी और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 दुकानों का आदेश किया हुआ है और बकिया दुकान अभी कुर्क है, और जो भी दुकान है आज 6 दुकान को प्रशासन ने खोल दिया है। कब ये बंद हुआ था? सर, ये दुकान 2021 में गंगस्टर में बंद हुई थी और फिर हम लोगों ने
उच्च न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय से हम लोगों ने आदेश कराया था, फिर उच्च न्यायालय का आदेश को फिर एक्स डीएम साहब ने उसको फिर खारिज कर दिया। जो हम लोग फिर उच्च न्यायालय गए मगर वहाँ पे हम लोग को राहत नहीं मिली। फिर हम लोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने मई में हम लोगों के हित में, हम लोग के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने एक आदेश नायब डीएम साहब को एक पारित कर दिया। क्या था मई में आदेश में क्या था सर? आदेश में ये है कि जो दुकानें सील हुई हैं उनको आप रिलीफ कर दीजिए और जो किराया है वो सरकारी। वहीं प्रतापगढ़ में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक व्यापारी अमित कुमार से 1,40,000 रुपए ठग लिए। आपको बता दें कि व्यापारी को बैंक का लिंक भेजा गया, जिसे क्लिक करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया और उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। वहीं साइबर क्राइम थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि यह घटना पश्चिम बंगाल के साइबर ठगों ने इसको अंजाम दिया है और इस मामले की छानबीन की जा रही है। योनो का जो है केवाईसी करने का लिंक आया, तो उसके पहले हमारे पास फोन आया था जो है बैंक में, बैंक संपर्क करने के लिए कि आपके खाते में जो है केवाईसी नहीं हुई है, इसलिए आप जो है केवाईसी करा लीजिए। तो हम दुकान पे बिजी थे, ध्यान नहीं दिए, तो हम सोचे कि वही वाला आया है। पूरी तरीके से ये देखिए जो लिंक आया है, ये देखिए योनो SBI कर का लिंक है जो है, ऐसे आया एप्लीकेशन। उसके बाद जो है हमने जो है इस लिंक को ओपन कर दिया। लिंक ओपन करने के बाद इसमें जो है वो मांगा कि केवाईसी अपना आधार नंबर डालिए। हमने जो है हम अपना आधार नंबर एक बार दो बार डाले, लेकिन उसके आगे कुछ बढ़ा नहीं। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। हमने कहा कि नंबर डाला तो एक्सेप्ट नहीं ले रहा था पूरी तरीके से, हमने क्लोज कर दिया, अपने दुकान पे बिजी हो गए। फिर उस दिन तो हमारे पास कुछ नहीं आया। दूसरे दिन जो है सुबह जो है लमसम 11:03, 11 बजे के बाद हमारे मोबाइल में, हम उस समय जो है घर में कुछ काम था वही कर रहे थे, घर में पूजा वगैरह कर रहे थे। उसी टाइम मेरी मोबाइल जो है मैसेज रिंग आना चालू हो गई लगातार। तो हम सोचे कि हमारे मोबाइल में किस बात का जो है मैसेज आ रहा है। तो बराबर जो है हमारे मोबाइल मैसेज आ रहा था, तो हम OTP आ रही थी। हमने कहा कोई चीज़ की OTP आ रही होगी, हम अगर OTP किसी को देंगे नहीं, कौन जान पाएगा, हो सकता है कुछ और। लेकिन जब हमने वहीं बरेली में थाना कोतवाली पुलिस ने दंगा भड़काने और सोशल मीडिया पर उकसावे का संदेश फैलाने के आरोप में फरार चल रहे डॉक्टर नफीस और उनके बेटे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार डॉक्टर नफीस और फरहान ने बीते दिनों शहर में हुए बवाल और हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई थी। SSP बरेली के अनुराग आर्य के अनुसार किसी भी हाल में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 26 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, इसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खान पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें CCTV के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगी हुई है कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक जानकारी मिली कि जो नमाज का टाइम था वो भी
आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मुरादाबाद में तालिब नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर गांव के ही सरवर आलम नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिब ने आरोप लगाया था कि सरवर आलम ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर पर एक पोस्टर लगाया जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया था और सरवर आलम का फोटो भी लगाया गया था, जिसके बाद विरोध करने पर सरवर आलम ने तालिब के घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट भी की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। गाँव सब्जीपुर के मोहम्मद तालिब ने पाकबड़ा में कल रात में एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसमें उनका ये कहना था कि उनके गांव का ही रहने वाला सरवर आलम, उसने उनके घर पर एक आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया था जिससे उसका नाम भी अंकित था। और जब जिसके घर पे चिपकाया गया था, उसने जब उस व्यक्ति को बुला करके पूछताछ की जिसका नाम सरवर आलम है, उसने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। और वहाँ पे बेसिकली जो थोड़ी सी कानून व्यवस्था की स्थिति और तनाव भी पैदा हुआ। उसी तहरीर पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये सरवर आलम है जिसने ये पोस्टर चिपकाया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इसके खिलाफ हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ये जेल जा रहा है। शामली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आपको बता दें कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय अपराधी है जिस पर गौ तस्करी, लूट और अवैध हथियार समेत करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद की है। पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था अप्रैल महीने में 196/25 गो कसी का, जिसमें 4 अभियुक्त 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जिसमें रासुका की तत्काल कार्रवाई भी की गई है शामली पुलिस द्वारा। एक अभियुक्त था जिसका नाम है अब्दुल सनाब खुर्शीद, ये काजीवाड़ा मोहल्ले का है। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये सबसे फरार चल रहा था। आज कोतवाली पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि ये कैराना की तरफ से ये मेरठ की तरफ या शामली की तरफ जा रहा है, फिर किसी घटना की फिराक में है। इस सूचना पर जब ये टीम यहाँ पे गाड़ाबंदी की तो ये गन्ने के खेत की तरफ स्कूटी से भागा है। तो इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया है, जिससे पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है, इसको पैर में चोट लगी है, जिसको जिला अस्पताल दाखिल कराया गया है। इसके कब्जे से एक स्कूटी, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस जिसको पुलिस ऊपर फायर किया था वो बरामद हुआ है। इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। ये थाने का हिटी सीकर भी है और ये अंतर जनपदीय गोकस है जिनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस द्वारा ये कार्रवाई कर सफलता प्राप्त की गई। सर, ये किसी गैंग से भी जुड़ा हुआ था क्या? देखिए, अब इसके 4 साथी थे, जिसमें 3 साथी तो पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं और इसके तमाम गोकस के मुकदमे हैं, जिसमें विभिन्न साथियों के साथ अपराध करता। बांदा में संपत्ति के लालच में एक बेटे ने अपने ही पिता की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना हडना गांव की है, जहां एक मासूख खान नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या अपने दोस्त के साथ मिलकर की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा ग्राम हड़हा थाना नरैनी में दिनांक 26-27 सितंबर 2025 की देर रात्रि हुए घर में एक ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया है। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमें गठित की गई थीं। घटना स्थल से प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों तथा गहन पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त 50 वर्षीय मृतक का हत्यारा उसका अपना ही बेटा मासूक तथा उसका गांव का ही एक मित्र इकबाल था। हत्या का मुख्य मोटिव संपत्ति का लालच है। मासूक के बाबा ने उसके नाम 6 बीघे जमीन की थी, जिसे उसके पिता ने 1 साल पहले बिकवा दिया था और यह वादा किया था कि वह उसे अपनी 3 बीघे जमीन उसके नाम कर देगा। परंतु इकबाल ने मासूम को यह भड़काया कि उसका बाप 5वीं शादी करने जा रहा है तथा वह अपनी 3 बीघे की जमीन अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर देगा। अभियुक्त इकबाल का भी मृतक के जमीन पर नज़र थी तथा वह मृतक से कुछ पैसे भी उधार लिए हुए था। इकबाल ने ही मासूक को तमंचा तथा कारतूस मुहैया कराया, जिसे उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया गया है।
बरेली के थाना शाही क्षेत्र में हरपाल नाम के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है और मृतक की पत्नी ममता समेत 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ममता और आरोपी के बीच अवैध संबंध थे, जिसके बाद उन्होंने 1 लाख की सुपारी तय की और बहाने से बुलाकर हरपाल को शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को दुर्घटना का रूप देने के लिए खाई में फेंक दिया। 8/9/2025 को थाना शाही अंतर्गत शाही से मिर्जापुर जाने वाली रोड के किनारे एक गड्ढे में एक पिकअप की अगली सीट पर हरपाल पुत्र भजनलाल निवासी खरसैनी का शव मिला था। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट मानकर शव का पीएम कराया गया। पीएम के अवलोकन व परिजनों द्वारा हत्या की आशंका पर गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ममता जो हरपाल की पत्नी है के विवाहेतर संबंध कैलाश पुत्र रूपराम से हो गए थे। हरपाल को इसकी जानकारी होने पर विवाद होने लगा, जिसके चलते ममता के कहने पर कैलाश पुत्र रूपराम ने अपने दोस्त राहुल पुत्र उदयवीर, उसके साथी राहुल पुत्र नारायण, धर्मेंद्र पुत्र वेदराम व राजीव पुत्र होरीलाल के साथ मिलकर हरपाल की हत्या की योजना बनाई। राहुल ने बुकिंग के बहाने से 8/9 सितंबर की रात हरपाल को बुलाया और सभी लोगों ने शराब पिलाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी तथा एक्सीडेंट का रूप देने के लिए हरपाल के शव को पिकअप की अगली सीट पर रखकर उसे एक गड्ढे में ढकेल दिया। इस प्रकरण में अभियोग संख्या 461/25 पंजीकृत है। हत्या में शामिल ममता, कैलाश व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। हमीरपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर जमीन पर सो रहे 2 मासूम बच्चों को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला इमलिया गांव का है, जहां जमीन पर सो रहे 2 मासूम बच्चों को सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बच्चों के पिता ने इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक और वो गरीबी की मार झेल रहे हैं तो दूसरी और उनके बच्चों को सांप ने डस दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ ही हैरानी वाली बात यह भी है कि पीड़ित परिवार ने सरकारी आवास न मिलने के लिए ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी आवास न मिलने की वजह से क्या यह हादसा हुआ है, इसको लेकर के भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं। आज क्या घटना घटी है? रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ, कहीं हमीरपुर ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेके वहाँ से लगे अस्पताल से, सीधा खत्म हो गए रास्ते में। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख में बच्चे सो गए तो हम आए तो यहाँ पर पास भी हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। जमीन में क्यों लेटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। प्रधान को कई बार कहा है कि हमको जो आवाज़ दीजिए तो सुनता नहीं है, सीधा बोलते हो तुम फलाने पप्पू सिंह के आदमी हो, तुम उस प्रत्याशी के आदमी हो, कोई सुन नहीं रहा है। कई बार सर्वे कर लगे। जो खत्म हो गए कौन थे आपके? हमारे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। कितने? तो आपने सुना, ये पूरा मामला इमलिया गांव का है, जहां पर 2 मासूम बच्चों को सांप ने काट लिया, डस लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। परिवार का स्पष्ट तौर पर यह कहना है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, आवास नहीं है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को जमीन पर सुलाने के लिए मजबूर थे और इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आवास न मिलने का एक बड़ा कारण उनके द्वारा बताया गया और उसको लेकर के ग्राम प्रधान और जो सचिव है पंचायत के, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं। स्वप्नेश सोनी इस समय हमारे संवाददाता इस पूरी खबर को लेकर के जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वप्नेश, क्या ये पूरा मामला है और परिवार बड़े गंभीर आरोप लगा रहा है कि घर उनके पास नहीं है, संसाधन नहीं थे, जिस वजह से बच्चे जमीन पर सोया करते थे और सांप के डसने से 2 मासूम बच्चों की आखिरकार मौत हो गई? मामला ये है कि आज जो है सुबह जो मुस्कुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इमलिया गांव है, यहाँ पर अचानक 2 बच्चों की सर्पदंश की खबर आने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया जी। जिसमें बताते चले कि जो उनके पिता हैं, पिता बराबर वहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगा रहे हैं कि कॉलोनी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी मिलनी चाहिए, तो इनके पास पर्याप्त पक्का घर न हो पाने की वजह से बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे और लेटने के दौरान ही
सर्प द्वारा जो है रात में उसको काट लिया है करीब 1 से 2 बजे के बीच में, जी जिसके कारण से एक बच्ची और एक बच्चे की दोनों की मौत हो गई है। जी। तो स्वप्नेश, इस मामले में क्या अभी कोई आश्वासन मिला है, क्योंकि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और आवास न मिलना एक बड़ी वजह भी है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बड़ी लापरवाही हुई है इस मामले में, तो आवास को लेकर के कोई अपडेट आपके पास या फिर अधिकारियों ने किसी देखिए, अगर मामला की जांच को लेकर के बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी उस पर जांच करके उस पर वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी उसको करने का आश्वासन दिया गया है और पिता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त समय में उनको इलाज न मिल पाने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि जो सीएससी में मुस्कुरा है वहां पर पिता द्वारा बच्चों को ले जाया गया, वहां से जवाब हो जाने की वजह से और एम्बुलेंस की उपलब्धता न हो पाने की वजह से दोनों बच्चों की ही रास्ते पर ही जो है पर्याप्त साधन न हो पाने की वजह से, पर्याप्त सुविधाएं न हो पाने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। जी स्वप्नेश, क्या क्योंकि सर्पदंश का ये मामला है एक तरह से, तो क्या उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोई नियम बनाया गया है मुआवजे को लेकर के कि सर्पदंश में भी मुआवजा दिया जाए परिवार को? वो पिता के अनुसार जिस प्रकार से पिता ने से हम लोगों ने बात की है, तो बात करने पे पिता ने यही बताया है कि जिस प्रकार से सभी लोगों को आवास योजनाओं के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं, कॉलोनियां दी जा रही हैं, इसको लेकर के वो बराबर प्रधान और सचिव को चक्कर लगाता रहा है, लेकिन और मजबूरी की वजह से उनको काम न मिल पाने की वजह से आर्थिक तंगी के चलते वो अपने बच्चों को जमीन पे ही लिटाता था, घर में चारपाई तक नहीं थी, इसके चक्कर से वो नीचे जमीन पे ही बच्चे लेटते थे और चूंकि बरसात का समय चल रहा है तो इसके चक्कर से वो जानवर जो भी इस तरह के जीव होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में बच्चे काल के दंश में समा गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्नेश इस पूरी जानकारी के लिए। स्वप्नेश हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 2 बच्चों की सांप के काटने से, सांप के डसने से मौत हो गई है और बच्चों के जो पिता हैं वो एक तरह से बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास होना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। इसको लेकर के प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। इसके अलावा ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से भी इन बच्चों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।